नमस्कार, आदाब। स्वागत है नारद मुनि के ख़ास कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे में। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे मेहमान हैं राजधानी भोपाल के मध्य क्षेत्र से कांग्रेस विधायक जनाब आरिफ मसूद साहब। जनाब आरिफ मसूद साहब का कल नागरिक अभिनंदन किया गया था उनके कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर। तो सवालों का दौर इसी से शुरू करेंगे। नागरिक अभिनंदन किया गया, कल इमरान प्रतापगढ़ी जी आए थे, उन्होंने भी आपके तारीफ में कई कसीदे पढ़े। 4 साल खुशहाल से लोगों के नाम से हमने एक प्रोग्राम करा और मालिक का शुक्र है कि मुझे चुनने के बाद 4 साल 11 तारीख को पूरे हुए। मेरे साथियों ने सबने एक प्रोग्राम आयोजित किया हम लोगों ने मिलकर, और वो प्रोग्राम आयोजित करने का मकसद यही था कि हम सब लोग मिलजुल कर एक साथ होकर 4 साल का हम भी अपना लेखा जोखा दें। जो काम हमने अपने साथियों ने जिनमें मुझ पर भरोसा करा, भोपाल शहर की जनता ने करा, कांग्रेस के नेताओं ने करा, तो इन सब के सामने भी हमारी जवाबदेही है कि हमें अपने किए हुए कामों को बताना चाहिए। क्योंकि अब अगला जो साल होगा, जनवरी से जो शुरू होगा, तो अगला दिसंबर चुनाव में गुजरेगा। नवंबर और दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, तो इसलिए इस को जश्न के रूप में मनाया गया। अरे भाई, बहुत कम ऐसे एमएलएज होते हैं या ऐसे विधायक होते हैं जिनको एक ही कार्यकाल में विपक्ष की भी भूमिका में निभानी पड़ती है और सत्ता पक्ष की भी भूमिका में देखने को मिली। आपने सत्ता पक्ष भी देख लिया और विपक्ष भी देख लिया, तो दोनों में अब चूँकि 1.5 साल का आप सत्ता पक्ष में रहे, अब उसके बाद से विपक्ष में रहे, तो दोनों में आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? हाँ, एक अच्छा अनुभव मिला। बहुत आपने सही बात कही ज़ुबैर भाई के, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। हमको ये मौका, मध्य प्रदेश में ये परंपराएं नहीं रही हैं, ये पहली बार ऐसी परंपरा डल गई जिसकी वजह से ये आया, लेकिन देखने का मिला। लेकिन हाँ, एक एहसास हो रहा है कि एक जो सिस्टम है उसमें बदलाव होना चाहिए। चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का चुना हुआ होता है, और ठीक है वो किसी पार्टी से चुनकर आए, लेकिन विपक्ष में रहे, लेकिन उसकी वजह से उसके क्षेत्र का नकारा काम नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से। लेकिन अमूमन देखने में ये आया कि जब हम सत्ता में थे तो वही काम हम कहते थे, तो वही अधिकारी पब्लिक का काम दौड़कर करा कर देते थे। और आज बार बार चेताना पड़ता है कि यहाँ देखिए बहुत गंदगी हो रही है, यहाँ पे ऐसा थोड़ा डेवलपमेंट कर दिया जाए, तो उसके लिए 4 बार टोकना पड़ता है, तब जाकर काम होता है। तो मैं समझता हूँ चाहे हम हों चाहे दूसरे हों, ये इससे नुकसान जनता का होता है। और जनता तो एक प्रतिनिधि चुनती है, तो वो भरोसे से चुनती है, और जब भरोसे से चुनती है तो सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ठीक है, व्यक्तिगत अलग बात है, लेकिन कम से कम जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक सवाल जो है आपका, चुनाव से भी पहले आपके ऊपर जो एक आरोप लगता था कि एक मुस्लिम दृष्टिकोण की राजनीति करते हैं आप, ये लगातार रहा है, फिर भी मध्य से आप विधायक चुनाव जीते हैं विधायक का। अब इसमें इन जो आरोपों में कितना कमी आई है? मालिक ने चाहा, अभी मैं 15 से जीता था और अब मेरी लीड 30 की होगी जीतने की। आरोप लगाने वाले बड़ा परेशान है इस बात से कि हमने बड़ी कट्टर छवि बताई थी और ये कहा था। और उस समय जब आरोप लगाते थे तब भी मैं कहता था मैं एक ईमानदार मुसलमान हूँ, आप मुझ पर विश्वास करिए, भरोसा करिए, आपको ईमानदारी मिलेगी। क्योंकि मुझे 24 घंटे जिस मज़हब से मैं आता हूँ, मुझे एक आसमान वाले की गवाही का डर है कि उसके ऊपर मुझे अपनी जवाबदेही मेरी तय है वहाँ की तरफ से, और मुझे वहाँ अपनी जवाबदेही का सवालों का जवाब देना है। तो ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आपका दिल दुखे, आपके कोई हक़ हुकूक मारे जाएं। और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूं कि जहां मैंने अपने समाज के काम गिनाए, वहीं मैं आज दूसरों को भी ये कह सकता हूं कि किसी में मैंने फ़र्क नहीं डाला। नए पुराने भोपाल का फ़र्क भी ख़त्म करा, जो बीजेपी ने खाई बना रखी थी मैंने वो भी ख़त्म करा, दोनों जगह विकास एक साथ करा। आरिफ मसूद को एक कट्टर मुस्लिम लीडर के रूप में जाना जाता था, लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा आपकी शुरू हुई राजधानी भोपाल से बुरहानपुर तक की, तो बीच में होशंगाबाद में आप चुनरी लेके भी गए थे। तो क्या ये इमेज बदलने की कोशिश है या आने वाले जो चुनाव है उसमें कुछ डर सता रहा है? नहीं, देखिए बड़ी सीधी बात है, मैं शरीयत का पाबंद व्यक्ति हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की मैंने कहा ना कि जवाबदेही का डर हमेशा है। तो ना तो हम लोग कुछ लेकर गए, ना कुछ करा, ना कोई अलग से कोई वो था। ये तो जाहिर है मेरे साथ 130 साथी चल रहे थे, उसमें से हमारे साथ हिंदू साथी भी थे, हर समाज के थे, दलित वर्ग के लोग भी थे। तो जब हम लोग नर्मदा जी पर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई हमें चुनरी यहाँ पे डालना है और हमें पूजा करना है, तो आप हमारे साथ खड़े होंगे? तो मैं कहा बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। जब मैं चल रहा हूँ और मुझे जुमा पढ़ना था
तो अब्दुल्लागंज के आसपास एक मस्जिद आई, तो उस दिन जुमा था, जुमा वक्त मुकर्रर पर पढ़ना था, मस्जिद में पढ़ना था, तो मेरी वजह से मेरे हिंदू साथी बाहर खड़े रहे और मैं नमाज अदा की। तो अगर वो नर्मदा घाट पे हों और मैं ये कहूँ कि नहीं मैं नहीं चलूँगा, तो ये इंसाफ होता। तो मैंने भी वो इंसाफ का तकाजा पूरा करा और यही असल इंसानियत है। बिल्कुल, इंसानियत की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल की बात कर लेते हैं। तो कोरोना काल में भी आपका ने जो लगातार वो चलवाया था, लंगर चलवाया था, खाने की व्यवस्था करी थी, जो गरीब होते और कई जगहों पे खाना बांटा था, तो उसमें भी इस तरह का देखने में आया था कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, आपने सबको एक तरह से लेके चला था और सबके लिए मदद के लिए आप हमेशा आपके द्वार खुले रहे थे। मैं चाहता हूँ कि सबको भी यही काम करना चाहिए। हम तो उम्मीद करेंगे, जबकि वो उम्मीद अच्छी तो नहीं कही जा सकती कि अब बीजेपी से ये उम्मीद की जाए, लेकिन होना यही चाहिए कि सबकी जब हम चुन जाएं, देखिए राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, विचारधाराओं के हो सकते हैं, हम अपने अपने मज़हब के पाबंद लोग हैं, अपने अपने समाज के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम जनप्रतिनिधि बनते हैं तो हमारा एक इनसे हटकर एक फ़र्ज़ हो जाता है कि हमें सबको देखना है। तो इसमें फ़र्क नहीं करना चाहिए, जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि आप मुस्लिम के मुद्दों को, जो मुस्लिम से के जो मुद्दे हैं उनको ज़ोर शोर से उठाते हैं, लेकिन जो हिंदुओं के मुद्दे हैं उसमें आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि आज की तारीख़ में जुल्म ही मेरी समाज पर हो रहा है, मेरी कौम पर हो रहा है, और जब बार बार जुल्म होगा तो जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना तो मेरा फ़र्ज़ है, वो मेरा दायित्व है। और जाहिर है कि जब मेरे समाज के ऊपर जुल्म करेंगे तो फिर खड़े होकर बोलूँगा, उसके लिए जो बनेगा वो करूँगा। अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ समय से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर और अंदाज में बदलाव आए। आजकल वो मंच पर जिस तरह से ऑन स्पॉट एक्शन, ऑन स्पॉट और ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं उसको आप? ना सब नोटंकी है, घबराहट है, बीजेपी की अंतरकला है, झगड़े हैं, डर सता रहा है। कभी कहा नहीं, आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है ना, गुजरात मॉडल लागू करो, बदलाव लाओ, ये सारे डर हैं कि आपस के झगड़े हैं। और जाहिर है जब चुनी हुई सरकार गिराई है और ख़रीद फरोख्त करके सरकार बनाई है तो डर और भय तो रहेगा, क्योंकि अब डर डबल है, अंदर भी है, अपनी पार्टी में भी है और बाहर भी है। चुनी हुई सरकार गिराने की बात पर ही आ जाते हैं। 15 साल के वनवास के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, मात्र 1.5 साल में सत्ता गंवा दी। क्या ख़ास वजह रही? लोग कहते हैं कमलनाथ जी की जो ईगो है, चल उसको ज़िम्मेदार मानेंगे या ख़रीद फरोख्त को? अगर आपके विधायक बिकेंगे ही नहीं तो कौन ख़रीदेगा? ये बिल्कुल सही बात है, बिकने वाला जब बिकेगा तभी कोई ख़रीदेगा। बात है ज़मीर की। एक तरफ तमाम मंचों से बिकने वाले विधायकों के पुराने विज़ल उठाइए जिस पर वो ये कहते हैं कि हमारे सर्वोपरि नेता कमलनाथ हैं, हमारा संगठन है। एक विचारधारा की लड़ाई होती है। देखो ज़ुबैर साहब, 2 चीज़ें हैं आज देश को तय करना पड़ेगा। 2 लड़ाइयाँ हैं, एक तरफ नफ़रत बांटने वाली है, एक तरफ मोहब्बत और इंसानियत वाली है। तय हमें करना है। कुछ लोग ऐसे हैं उसमें जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए, पावर सीन चाहिए, और जब जिनको पावर सीन चाहिए तो उनका मोल कोई भी लगा सकता है और वो कहीं भी बिक सकते हैं। वही हमारे साथ हुआ। तो मतलब आप मानते हैं कि इसमें कमलनाथ जी की नाकामी नहीं रही, सिर्फ जो आपके विधायक थे उनका ज़मीर उनके आड़ा आया? बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही रहा। अगर कमलनाथ जी से शिकायत थी तो बैठकर की जा सकती थी, सार्वजनिक रूप से की जा सकती थी, कांग्रेस के आला कमान के पास की जा सकती थी। हम भी तो हैं, हम सामने बैठे हैं, आपके सामने मिसाल है। कांग्रेस सरकार थी 15 महीने की, 15 महीने की सरकार में मुस्लिम समाज के कई चीज़ें ऐसी आईं जो हमारे समाज को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें थी। तो हमने फिरकर होकर हाउस में भी बोला, हमने ख्याल नहीं करा कि कमलनाथ जी क्या सोचेंगे, कांग्रेस क्या सोचेगी। हमने कहा नहीं, ये गलत हो रहा है। ऐसा और बाद में पार्टी हाईकमान ने माना। ऐसे कई मुद्दे भी आए थे बीच में जब आपकी और कमलनाथ जी की बिल्कुल हॉट टॉक भी हुई थी मुस्लिम्स के कुछ मुद्दों को लेकर। नहीं, मैंने कहा हॉट टॉक नहीं कहें उसको, ऐसा कहें कि वो बड़े हैं, एक पिता तुल्य हैं। अगर उन्होंने कोई गलत काम ऐसा कर लिया जो मुझे लगता था कि वो उनके लिए भले ही अच्छा हो लेकिन हमारे समाज के लिए गलत है, तो हमने बराबर टोका और उस पर उन्होंने माना। ऐसे कौन से मुद्दे थे जिनमें कई मतभेद थे? आए कई मुद्दे। वो पहला बजट आया, बजट के अंदर वफ़ का बजट नहीं था, पैसा कम दिया, हज कमेटी को कम दिया, मसाजिद कमेटी को कम दिया। मैंने सारे पैसे बढ़वाए। मैंने कहा ये गलत है, बढ़ाइए आप। 15 साल से एक सरकार थी, वो सरकार तासुब की बुनियाद पे थी, हमारे लोगों का शोषण कर रही थी, तो उन्होंने बढ़ाया। एनआरसी में मुद्दा आया, मैंने कहा मध्य प्रदेश में अगर हमारी सरकार है तो एनआरसी लागू एमपी में नहीं होगी, और अगर होगी तो हम आपको मुखालफत करेंगे। कमलनाथ जी ने तुरंत अगले दिन ट्वीट करा मध्य प्रदेश में नहीं होगी। तो जैसा इन लोगों को भी यही चाहिए था, कोई शिकायत थी तो बात करते, उसमें क्या है।
एक सवाल और था जो कई लोगों ने पूछा कि आरिफ मसूद विधायक बनने से पहले जो आरिफ मसूद का तेवर थे और अंदाज था, विधायक बनने के बाद वो तेवर और अंदाज ठंडे पड़ गए और बदल गए हैं। नहीं, देखिए जो बहुत सारे लोग ये मुझसे करते हैं, आज भी मेरे बहुत सारे साथी हैं कि कई लोग जब मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोल देते हैं, कुछ करते हैं तो कहते हैं आप ऐसा नहीं बोलते। तो देखिए मैंने बहुत बुज़ुर्गों के साए में रहना सीखा और ये मौका अल्लाह ने मुझे दिया, बड़े उलेमाओं ने मुझे शफ़क़त और दुआएं से नवाजा। और एक बड़ी मिसाल है कि जब दरख्त फल देने वाला बने तो उसे झुकने वाला बनना चाहिए। तो मेरे दिल और दिमाग पर वो चीज़ ज़्यादा हावी रहती है, ये चीज़ें छोटी हो गई इसलिए छोड़ दिया और कोई बात नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से आपके तेवर थे और जिस तरह के अंदाज थे, बीच में सरकार ने आप पे भी अटैक करने की कोशिश की, आपका जो कॉलेज था उस पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश की, उस वजह से तो ये तेवर सरकार से तेवर कब बंद हुए? मैं तो रोज़ ही कहता हूँ उनको, लुटेरों की सरकार, मक्कारों की सरकार, नाटक वालों की सरकार, सरकार वरकार से तो ना कभी डरे ना डरेंगे, जो सच है वो बोलेंगे। लेकिन जो आपने जिस उम्मीद से शायद वो सवाल करा था कि तेवर मतलब आम लोगों को लगता है कि मैं पहले गुस्सा कहीं कर देता था, एकदम रिएक्ट कर देता था, वो नहीं करता उन पर जो मेरे ख़िलाफ़ बोलते हैं लिखते हैं। तो वो मैंने आपको बताया कि जब एक फलदार दरख्त हो और आसमान वाला जब आपको कुछ दे रहा है और लोग उससे फैज़ियाब होना चाहते हैं तो आपको अच्छा सोचना चाहिए। कहीं कहीं आप कांग्रेस से भी काफ़ी दुखी नज़र आते हैं, कई जैसे मुद्दे आए, जैसे कुछ मुस्लिम प्रवक्ता थे उनके खिलाफ इंदौर में कार्रवाई की गई, लेकिन कांग्रेस उसके सपोर्ट में नहीं खड़ी हुई, लेकिन आप अकेले वाहिद शख्स थे जो उनके सपोर्ट में खड़े हुए। तो कई बार देखा भी है जब मुस्लिम के मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस अपना पल्ला झाड़ लेती है। नहीं, देखिए पूरी कांग्रेस नहीं कह सकते, कांग्रेस में तो मैं भी हूँ, कांग्रेस में तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी तो खुलकर आरएसएस के खिलाफ लड़ते हैं, नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी ने बड़ा साहसिक कदम उठाया हुआ है। ये जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ना है, देश नहीं समझ पा रहा इसको, लेकिन सच्चाई है, ये बुनियाद यही है। सारा विकास, सारी तरक्की, नौजवानों की नौकरी, गरीबों की परेशानी, ये सब इसी चीज़ से जोड़िए। क्योंकि जिस दिन नफ़रत समाप्त हो जाएगी तो जनता के ऊपर जो नफ़रत का चश्मा, जो हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ एक खाई खड़ी कर दी, जो जातियों में बांट दिया, ये चश्मा जिस दिन उतर जाएगा उस दिन देश तरक्की करने लगेगा वापस, जैसे पहले 70 साल में करा रहा। मेरा तो मैं तो चाहे कांग्रेस है या कांग्रेस में हूँ, अगर कांग्रेस अगर गलत मुसलमानों के खिलाफ करेगी या समाज के खिलाफ करेगी या किसी और के भी खिलाफ करेगी तो मैं बराबर बोलूँगा। आप पर एक आरोप और लगता है कि आप कांग्रेस पार्टी की जो वो नियम है या कांग्रेस पार्टी की एक जो वो है उससे अलग हटकर चलते हैं। अब आप जैसे राहुल गांधी की यात्रा आ रही थी, मध्य प्रदेश में इंटर हो रही थी, तो आप एक अलग से भोपाल से बुरहानपुर यात्रा लेकर चले गए। देखिए वो अलग नहीं थी, वो एक उप यात्रा का नाम दिया था, वो एक प्रयोग मध्य प्रदेश में था हमारा और दिग्विजय सिंह जी का। हम लोगों ने कहा था कि हम एक संविधान यात्रा करेंगे। को इंसिडेंट कहिए या एक हम लोगों के लिए बहुत एक अच्छी खुशनसीबी कहिए कि एक यात्रा राहुल जी ने प्रारंभ कर दी, तो ये हुआ कि इस यात्रा को उस यात्रा से मिलाया जाए। तो भारत जोड़ो संविधान बचाओ यात्रा ही हमने नाम दिया था, अलग से नहीं थी, और वो उसका उप यात्रा का नाम था। फिर बाद में 16-17 निकली, तो अलग ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वो अलग बना दिया गया। तो एक और सवाल है आपसे कि मध्य प्रदेश में एक दौर था कि मुस्लिम नेताओं की, मुस्लिम रहनुमाओं की एक फ़ौज थी, चाहे हम गुलशर अहमद साहब की बात कर लें, हसना सिद्दीकी साहब की बात कर लें, रसूल अहमद सिद्दीकी साहब की बात कर लें, और कई सईद अहमद साहब की बात कर लें, अजीज़ कुरैशी साहब की बात कर लें। लेकिन धीरे धीरे ये मुस्लिम रहनुमाई मध्य प्रदेश से ख़त्म हो गई। इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानते हैं? ये क्या प्री प्लानिंग इसको ख़त्म की गई है, ये मुस्लिमों में एकता नहीं रही? देखिए इसमें हम लोग कहीं खुद भी ज़िम्मेदार हैं। बड़ी मुश्किल से लीडर बनते हैं और जब लीडर बनते हैं तो उनके पूरे कामों पे हम 100% मार्क्स चाहते हैं। तो ये क्यों भूल जाते हैं कि वो भी इंसान है। अगर उनमें 2-4% की कमी रहती है तो उसको हम लोग आपस में करें। लीडर्स की भी गलती रही है, लेकिन मैंने वो परंपरा तोड़ी है। या आपको आपके माध्यम से पहली बार बोल रहा हूँ कि पुराने मुस्लिम लीडर्स ने ये करा कि ख़ुद बढ़े तो सेकेंड नुमाइंदगी को ब्लॉक किया। मैंने इस चीज़ को बढ़ाया और इसका एक उदाहरण है, बहुत सिंपल ही आपको बताता हूँ कि जब इमरान प्रतापगढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो मुझे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ले जाना चाहते। मैंने उन्हें राष्ट्रीय डिपार्टमेंट में भी जाने से मना करा, मैं कहा मैं नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे मध्य प्रदेश के लिए कहा कि आप मध्य प्रदेश के चेयरमैन बने और काम संभाले।
मुझे कमलनाथ जी ने भी बुलाकर कहा, तो मैं कहा नहीं सर मैं नहीं करूँगा। सेकंड, मुझे एक एमएलए का मौका मिल गया, मैं अपने उस ढंग से काम कर रहा हूँ, मैं अपने समाज का भी प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और पूरे प्रदेश के मुसलमानों की समस्या उठाने के लिए मैं उनका प्रतिनिधित्व करने का प्रयास विधानसभा में करता हूँ, करता रहूँगा। तो अब एक सेकंड आदमी को मौका मिलना चाहिए, कोई नए आदमी को लेकर आइए। तभी अलीम को इंदौर से उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो मैंने वो ये परंपराएं इसलिए डाली कि लोग समझें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी नहीं बना कि जब मुझे एक मौका मिल गया तो बाकी ऑप्शन दूसरों को देना चाहिए। ये उम्मीद आने वाली नई मुस्लिम जनरेशन से भी करूँगा कि हम सब लोग इस तरह का सामंजस्य बनाएं कि जिसमें जिस तरह की एबिलिटी है उसको आगे प्लेटफॉर्म देना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम रहनुमाई या मुस्लिम प्रतिनिधित्व बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है आज मध्य प्रदेश में आरिफ मसूद मुस्लिमों के सबसे बड़ा रहनुमा बनकर उभरने की कोशिश में लगे हुए हैं और मध्य प्रदेश में कोई है भी नहीं दूसरा? ना, मैं तो अल्लाह करे मैं अपने काम पर यकीन, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, हर जगह आरिफ मसूद ही छाए हुए हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मुद्दे उठाने का मैं जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ, अपनी विधानसभा की जिस तरह जिम्मेदारी पूरे मतदाताओं की समझता हूँ, तो विधानसभा में हर वर्ग, हर समाज, हर व्यक्ति की समझता हूँ। इसी तरह प्रदेश में मैं एक दूसरी जिम्मेदारी को भी निभाने का प्रयास करता हूँ कि प्रदेश में तमाम प्रदेश के दूसरी जगहों पर जो मुस्लिम नुमाइंदगी नहीं आ पा रही विधानसभा में, तो उनका प्रतिनिधित्व अगर उन पर जुल्म हो रहा है, उनका हक और अधिकार मारा जा रहा है, तो वो मेरा दायित्व है कि उसको विधानसभा में और सरकार तक पहुँचाऊँ। तो वो काम करता हूँ। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर भी हैं और असदुद्दीन ओवैसी जी भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हैं। तो कई बार देखने को आया है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस चुनाव जीतने की स्थिति में रहती है, हम चाहे बुरहानपुर की बात करें या मध्य प्रदेश में भी जो उपचुनाव हुए थे या नगर निगम के चुनाव में हुए थे, तो जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है वो सिर्फ कांग्रेस को नुकसान पहुँचाती है। तो कभी का आपकी उनसे इस बारे में कोई बातचीत होती है और उनको बी टीम भी कहा जाता है बीजेपी का? नहीं, देखिए अब ये उनका अपना नज़रिया है। बहुत सारी जगह हम लोगों, मैंने कहा ना, जैसे कि पहले के लीडरान ने, हमारे मुस्लिम्स ने कहीं ना कहीं कमी रखी थोड़ी बहुत कि हम सेकंड लीडरशिप को बनाने में वो रहे। तो ऐसे हम लोगों को ख्याल करना चाहिए कि हम अगर इस्टेब्लिश हैं तो हमें बाद वाली हमारी लीडरशिप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। तो उनसे अक्सर ये बात हमने कही है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिकल पार्टी है और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए जो बेहतर समझेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये बात सच है कि मॉरलिटी में देखना चाहिए, क्योंकि बुरहानपुर हमारे सामने एक मिसाल है जो एक अच्छे पेश नहीं हुई कि अगर हम सब मिलकर थोड़ा सा मदद करते तो हमारे समाज का एक प्रतिनिधित्व चुनकर आता। बहुत 300-350 वोट से चुनाव हारा, एक मेयर हारी, तो दिल को तकलीफ़ तो हुई। तो थोड़ा सबको दिल बड़ा भी करना चाहिए कुछ जगह पर। एक आखिरी सवाल आरिफ मसूद साहब आपसे, जो आपके जो तेवर था, जो अंदाज़ था, जो जनता आपकी, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, क्या वापस से वो आरिफ मसूद के वो तेवर और जनता जो अंदाज़ है वो देखने को मिलेगी अपने आपके समर्थकों को एक बार फिर? बिल्कुल, मैं जैसा था वैसा हूँ और ये सिर्फ चुनाव में वैसा ही रहूँगा। ये चुनाव में नहीं, वैसा था वैसा ही रहूँगा। नहीं, नज़र नहीं आ रहा ना वो। ना, नज़र, मैंने कहा ना, नज़र का फ़र्क है। जब एक दरख्त बड़ा होता है तो उसको थोड़ा निभाव वाली बात है, अदरवाइज़ ऐसे कहीं से कोई कमी नहीं है। और तेवर कल भी वही थे और आज भी वही हैं। जुल्म के ख़िलाफ़ कल भी टकराहट और गुर्राहट मजबूती के साथ थी और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मध्य विधायक आरिफ मसूद साहब, जिनसे हमने सवाल तो पूछेंगे, मैं कई सवाल किए। अब उन्होंने कितने सवालों के जवाब सही से दिए, दिल से दिए, दिमाग से दिए, इसका फैसला आपको करना है। और आपने जो फैसला किया, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए नारद मुनि सर। आप हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।